क्या किसानों का मोह भंग हो गया हर पार्टी से आज की डेट में? हाँ, मोह भंग तो है। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो ये किसानों के काम भी करती और देश के और लोग के काम भी करती। ये बीजेपी की सरकार नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीआई के शो @4 पार्लियामेंट स्ट्रीट में। आज हमारे मेहमान हैं श्री राकेश टिकैत जी, जो किसान आंदोलन के एक प्रमुख चेहरा भी हैं और उनकी आवाज़ भी हैं। टिकैत नाम किसान आंदोलन का पर्यायवाची बन चुका है। उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत ने 1988 में करीब 5 लाख किसानों को इकट्ठा किया था और मोर्चा गाड़ा था दिल्ली के इंडिया गेट के पास। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीटीआई में। नमस्कार। हमारे शो @4 पार्लियामेंट स्ट्रीट में। आपकी जो लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुलिस में भी आपने नौकरी की और आपने कुछ इलेक्शन चुनाव भी कंटेस्ट किए। तो ज़रा जो आपकी जो लाइफ की, जो आपके जीवन की जो ये यात्रा है, उसके बारे में बताएंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। लेकिन अब आप जाने जाते हैं फार्मर लीडर के तौर से, किसानों के लीडर के तौर से। तो ये कैसा हुआ ये? देखो, पढ़ाई की हमने गांव से ही और बीए कंप्लीट हुई, एमए कंप्लीट नहीं हुई। और पुलिस में भी बताते थे कि सब इंस्पेक्टर है, तो वो भी कई जगह कटवाया, मगर सब इंस्पेक्टर नहीं, कांस्टेबल रहे हम दिल्ली पुलिस में। ये पूरा क्षेत्र में हमने ड्यूटी करी, यहाँ इस आपके क्षेत्र में, पार्लियामेंट में, अंदर आपके पूरा जितनी बिल्डिंग है, ये है वो, चाहे रेलवे भवन हो, कोई भी हो। और ज़्यादातर पोस्टिंग बम स्क्वाड में करी। 88 में भर्ती हुई और 95 में छोड़ दिया था। पिताजी के कहने पे छोड़ा या नहीं ना, उन्होंने कहा, अपने आप ही छोड़ दिया। जो सीखना था आपने सीख लिया। हमको जाना था मिलिट्री में और कमांडो की ट्रेनिंग करनी थी। ये था कि कमांडो की ट्रेनिंग करेंगे। मिलिट्री में गए नहीं, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई तो इसमें हो गई। था कि एक्सरसाइज करेंगे और ट्रेनिंग करनी एक बार। तो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग ठीक रही, तो उससे बहुत से साथी मिले, ट्रेनिंग करी। मुरादाबाद में ट्रेनिंग हमारी हुई थी आगे। फिर बम स्क्वाड में पोस्टिंग करी। फिर ये सारे जितने आपके भवन है, जहाँ बम की कॉल आती थी तो वहां पर जाते थे। अच्छा, वो चेक करते थे। कभी मिला कोई बम? मिले। सच में? हाँ, सच में मिलते थे। हाँ, एक आध जगह डर जाते थे लोग, हम उसको अपना देसी बम मिले। अच्छा। वो मिले हमको नजफगढ़ में एक फार्म हाउस पे। तो हमने कहा अब इनको छोड़ लो, पटाखे तो काबू में छोड़ रही है। दीवार थी मोटी मोटी, उसके पीछे भगाए, वो फट गए, अड़ गई थे। तो ये आप पुलिस में रहे और एक तरह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है हमारे देश में, आप एक बार उस साइड थे और अब आप इस साइड पुलिस के सामने हैं। सामने नहीं रहते। पुलिस का अपना कुछ नहीं होता। जो आदमी जहां पर ड्यूटी कर रहा है उसको बहुत ईमानदारी से वहां पर काम करना चाहिए। इधर हम पुलिस में रहे तो आंदोलन में टेबल पर नहीं आए, कभी मंच पर स्पीच नहीं दी, क्योंकि दे नहीं सकते। और काम करते रहे बैक साइड से पूरा का पूरा, वो कागजों का, इसका कहाँ जाना है, क्या करना है, तो सब काम करते रहे सारा। 2014 में बीकेयू ने अपने खुल के बीजेपी को समर्थन दिया था। कुछ सालों बाद फिर 2020-21 का हमने आंदोलन देखा। आप बिल्कुल उसमें खुल के सामने रहे, डट के गाजीपुर बॉर्डर पर रहे। क्या हुआ कि वह समर्थन से विरोध में आ गए, और उसके बाद फिर अभी क्या चल रहा है? अब समर्थन बीजेपी को तो नहीं दिया कभी भी खुल के। कैंडिडेट 2 पे ही होता है, आज भी रहता है कैंडिडेट 2 के ऊपर तो समर्थन नहीं देते। लेकिन लोग पहले पूछते हैं कि जी क्या करें, मगर भाई जो करना कर ले, कह ले जी वो ठीक है। तो जिसका मन जहां बन रहा है वो तो हमारे से स्टैंप लगवाना चाहता है, उसको जहां वोट देनी वो देगा वही। तो हम समर्थन ज्यादा नहीं हमने कभी किसी को करा। समर्थन विपक्ष में जब कोई रहता है तो उसकी तरफ लिबरल हो जाते हैं, उसकी तरफ लोग हो जाते हैं, उनकी आवाज रहती है। ये जरूर रहा होगा क्योंकि कांग्रेस थी, उसका विरोध था, और सब ये देश था कि सत्ता परिवर्तन हो, और इन्होंने बहुत से वादे किए। ये मीटिंग में हमारे साथ रहते थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी बहुत बार मीटिंग में साथ रहे। राजनाथ सिंह आपके यही जंतर मंतर पर मीटिंग होती थी तो हमारी मीटिंग में मंच तक शेयर किया।
भूमि अधिग्रहण एक्ट में बड़ा रोल पूरे विपक्ष का और सत्तारूढ़ पार्टी का रहा। विपक्ष का भी रोल रहा उस टाइम में। तो ये लगा कि ये खराब है तो ये बेहतर सरकार आएगी। तो जनता की आवाज थी, तो हम विरोध हमने किसी का नहीं करा और ना हमारा समर्थन था। जहाँ जनता जा रही है अपना जाओ। जब किसान आंदोलन हुआ था, आप लोगों की मांगे थी जिस पे बातचीत के बाद में आंदोलन वापस लिया गया था, वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा बार बार कह रहा है कि वो बीजेपी का विरोध करेंगे, जो भी उनके कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो आप क्या लगता है आपको कि किसानों का इस बार गुस्सा भाजपा पे निकलेगा या उसका चुनाव पे असर होगा? भाई जनता तो वोट नहीं दे रही, जीतेंगे यही यूपी के विधानसभा में हुआ। इनकी 80 सीट से भी कम सीटें आई। कितनी? 80 सीट से भी कम आई। और लिखत पढ़त में कितनी आई? 265 या कितनी है। तो कितने सीट फर्जी जीती? नहीं तो कैसे फर्जी कैसे जीती होंगी? बीजेपी में शामिल हो जाओ, जीत की गारंटी पक्की। मुजफ्फरनगर और शामली में 9 सीटें हैं। 8 सीटें बीजेपी पे थी और 1 सीट समाजवादी पे पहले वाले इलेक्शन में। अब का जब इलेक्शन विधानसभा को हुआ, अब 8 सीटें विपक्ष पे, 1 सीट बीजेपी पे। तो रेशो निकाल लो, 40-42 सीट बैठे हमने, चलो इसको और 10-20% और ज्यादा दे दी। ये 60-65-70 सीट से ज्यादा जीतते ही नहीं यूपी में। और इनका फार्मूला था 1 DM 1 सीट, क्योंकि सरकार इनकी नहीं बन रही थी। फिर उन्होंने फार्मूला लगा कि एक जिला अधिकारी 1 सीट हारी हुई जिता कर देगा। ये कागजों में कहीं नहीं मिलने का, ये इंटरनल रिपोर्ट है पूरी। अगर ये चीजें कहेंगे भाई मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन हम सब जगह बोलते हैं ये रिपोर्ट थी कि कैसी भी सूरत में हमको यूपी नहीं छोड़ रही, हमको जीतना है। तो आप कहना चाहते हैं कि ईवीएम में कोई धांधली हुई? ईवीएम की कहाँ जरूरत पड़ रही? जब से ईवीएम है, किसी ने ईवीएम की दोबारा गिनती हुई हो तो वो बताओ भाई। देश में हारने के बाद में कैंडिडेट उसको इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन नहीं जाता। फिर दूसरा रास्ता बचता है कि कोर्ट जाए, वो कोर्ट भी नहीं जाता, वो बीजेपी के मुख्यालय में ज्वाइनिंग करने जाता है। ये मैं हार गया, उसको 3 ऑप्शन उसके पास में है, उसमें से वो ऑप्शन बीजेपी का मुख्यालय चुनता है हारने के बावजूद भी। तो अभी आपने जो बोला कि हारने के बाद भी बीजेपी ने सरकार बना ली, जीत गई, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ऐसा इन्होंने कैसे हो सकता है? कोई भी चुनाव हारने के बाद कैसे जीतेगा और कैसे लोग दूसरी पार्टी होने देंगे, क्योंकि तब तो कोई पार्टी हारे ही नहीं। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर में 28,000 से आगे चल रहा था। आगे चलता हुआ वहां के अधिकारियों ने कहा कि आप सर, आपके खिलाफ ठीक माहौल नहीं है, आप यहां से जाओ, आप जीत तो रहे हो, आपका जो कागज है जीत का वो आपको मिल जाएगा, आप निकल जाओ यहाँ से। आदमी अपनी जान बचाना प्यारी है, इलेक्शन तो 5 साल में फिर आ जाएगा और चलेगा। और दूसरा कैंडिडेट 350 कितने वोटों से जिता दिया। इसी तरह से सब जगह हुआ है। सर एक रिलेटेड सवाल है जो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में, पिछली बार जो अजय सिंह जी की पार्टी थी उसमें वो जीवित थे, वो विपक्ष के साथ थे, उन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो ये जो जाटों का वोट जो एक असेंबली में ऐसा लगा कि थोड़ा सा बीजेपी से छिटका है, तो इस बार लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने के बाद आप देखते हो कि जो वोट कंसोलिडेशन है उनके फेवर में होगा? एक जाति से कुछ नहीं होता। जाट वहां 1.5 लाख के आसपास शायद है, 1.5 या 2 वोट है वहां पे 18 लाख। और पिछले चुनाव से लगाकर अब की चुनाव तक देश के प्रधानमंत्री भी, देश के गृह मंत्री भी, पूरी प्रेस भी एक जाति को फोकस कर रखा। तो जिस जाति का फोकस ज्यादा दिल्ली में होगा उस जाति का इलाज जरूर होगा। भर्ती अभियान चल रहा है अभी दिल्ली में, नेता भर्ती अभियान। सुबह के टाइम पे जाएंगे, नाश्ते पर अगर कोई जाएगा तो 3 तरह की भर्ती अभी चली हुई है। एक है सुबह ही जो लंच से पहले होती है,
वो कहेगा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ठीक है आप मान सम्मान से रहो, या कोई दिक्कत उसमें नहीं है। एक है लंच पे हो, जो लंच टाइम पे होती है, अंधेरा होने से पहले पहले 1 बजे से और 5-6 बजे तक। वो कहेगा जी मुझे कुछ लालच भी है, मुझे इंडस्ट्री चलानी, भट्टा चलाना, मेरी फैक्ट्रियां हैं, किराए का मकान है, कोई थोड़ा सा अवैध बन रहा, तो मुझे लालच सा भी कुछ, ठीक है तू भी आ जा। एक है रात को जाएगा, वो डंडे से जागा। राजा की निगाह अगर पड़ेगी कि इसको लेना है तो जाना जरूर पड़ेगा। तो ये सब भाई तीनों तरीके से जा रहे हैं बीजेपी में, जिसको जो से तरीके से जाना वो जा सकता है, भर्ती खुली हुई है। तो सर इस बार लोकसभा चुनावों में किसानों का समर्थन खासकर जाटों का किसको जाएगा, एनडीए या इंडिया? कहा कि जाट है कितने %, एक जाति को टारगेट करके कुछ नहीं होना। समर्थन किसको जाएगा, एनडीए या इंडिया ब्लॉक? नहीं ऐसा नहीं, कोई हम ना जाति की बात करते किसी की, और ना किसी का किसी की तरफ जा रहा, सब अपनी मर्जी से वोट देते हैं। हमारे भी परिवार में हमारी वाइफ ने बुझा कि ये वोट किसको देनी। हमने कहा भाई हमने तो जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है उस दिन के बाद में हम वोट के बारे में किसी को नहीं बताते। अगर एक भी आदमी को बताएंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं हमने बताई, तो हमारा मन आज तो कह रहे ना हमने नहीं बताई किसी को भी। कैंडिडेट को कोई नहीं बताता, जो भी आएगा सबको सम्मान करेंगे, सब लोग माला भी देंगे, खाना भी खिलवाओगे, पैसा भी देंगे, लेकिन वोट नहीं कोई भी बताता कि कौन किसको देगा। सब अपने तरीके से जा रहे हैं। जातिवाद पे वोट है, धर्मवाद पे वोट है, कैंडिडेट कौन है उसके ऊपर वोट है। राकेश जी, प्रधानमंत्री ने बीजेपी को 370 सीट्स का टारगेट दिया है और एनडीए को 400 पार। अभी ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि, और यूपी में 80 सीट्स हैं, अगर ये पाना है तो 80 के 80 जीतने होंगे। अभी जो माहौल है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बिना किसानों के और जाटों के सपोर्ट के बगैर बीजेपी इतनी सीटें जीत पाएंगी, खास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में, पंजाब? अभी के 2 नए नारे आएंगे। पहला आएगा वन डे वन सीट, तो 365 दिन हो, एक तो आ जाएगा हमको भाई जनता ने इतनी सीटें दी। 370 का जो टारगेट है तो 370 कश्मीर से जोड़ते हैं कि धारा 370 थी, ये शब्द उन्होंने वहां से उठाए, चोरी करते हैं। दूसरा जो पहले इनके गठबंधन में लोग थे कि उससे ज्यादा हम जीतेंगे, और ये दिखाएंगे कि हम गठबंधन से ज्यादा अकेले जीत सकते हैं। तो क्या फिक्सिंग नहीं है? आप सारे डाटा को जोड़ लेना, क्या इसमें चोरी नहीं लगेगी आपको? मैच फिक्सिंग हो रहा है कुछ, तो अपने गठबंधन के लोगों को भी नीचा दिखाएंगे कि हम अकेले तुमसे ज्यादा ले लेते हैं, फिर उनको साथ में लेकर तो 400 पार करवाने की मजबूरी है। तो जब 400 पार होगी तो देश में इलेक्शन की जरूरत ही कहाँ है? इसको रिन्यूअल करवा लो, एक पॉलिसी ले आओगे रिन्यूअल करवा लो, क्यों खर्चा करवा रहे हो भाई? इतने बड़े हुए हो गए कि पब्लिक विरोध कर रही, मीटिंग में कोई जाता नहीं, और 400 पार करेंगे, लोग कहां से लेकर आएंगे? तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ गोलमोल है इस चीज में? वर्तमान परिस्थिति में आपके अपने असेसमेंट के हिसाब से क्या लगता है बीजेपी अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगी? भाई कागजों में तो फेल और पास ही तो लिखना। देखो जनता तो वोट नहीं दे रही, और भाई जीत ही जाएगी। ऐसा कुछ भी काम नहीं किया सरकार ने जिससे कि किसानों को फायदा हुआ हो, या राम मंदिर ले लीजिए, हाँ, उससे कुछ लगता है कि किसानों में कोई जागृति आई हो? मंदिर पे अब कब्जे होंगे, जो गांव के मंदिर हैं वो गांव के मंदिरों पे कब्जे संघ के और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम पे सब चीजें पता चलेगी सबको। उद्देश्य क्या राम होगा? मंदिर तो आस्था का सवाल है, राम आस्था का सवाल है हमारा। राम हमारे दिलों में है। राम के नाम गांव के किसान से ज्यादा कोई नहीं लेता। आज भी गांव में नमस्ते और प्रणाम नहीं है, आज भी गांव में राम राम है। तो राम को राजनीति से क्यों जोड़ रहे? क्या जो
हिंदू होगा और वो बीजेपी में नहीं है, क्या वो राम मंदिर नहीं जा सकता? वो जा सकता है। लेकिन दो तरह के हिंदू अब देश में हो रहे हैं। भाई यहाँ पे भी आप अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि बताओगे तो आप हो नहीं। आप अपने मन में सोचना कि आप नागपुरिया हिंदू हो या भारतीय हिंदू हो, तो जरूर आपके अंदर कोई ना कोई बैठा होगा, उसने जरूर देगा और वो कहेगा नहीं बाहर बता मत दिए। आपने क्या बोला? नागपुरिया हिंदू और भारतीय हिंदू। तो क्या अब हिंदू का सर्टिफिकेट नागपुर से आएगा? आपने ये बहुत ही रोचक वर्ड यूज किया, नागपुरिया हिंदू। हाँ जी। किसान कुछ बन रहे हैं नागपुरिया हिंदू? हाँ बन रहे। कितने प्रतिशत भाई होंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन बन रहे कुछ। भाई हिंदू का मतलब ये नहीं कि वो सरकार में शामिल होगा, ये सब चीज उससे जोड़ना चाह रहे हैं। वो अब की बार इशू है ही नहीं, ना राम मंदिर का इशू है ना और कोई इशू है। आपका ज्यादातर जातिगत इशू ज्यादा चल रहा है अब की बार। कैंडिडेट कौन सा किस जाति का है, तो जातियां बनी है, ये बहुत दिन बाद में बनी है कि ग्रुप के ग्रुप इधर से इधर चल रहे। वो धार्मिक उस पर नहीं जा रहे। धार्मिक का जो एजेंडा था वो चल गया, वो अब नहीं चल रहा। राकेश जी, 2019 में भाजपा ने किसान की आय दुगनी करने की बात की थी। विपक्ष का कहना है कि इसमें वो असफल रहे हैं और इसको पूरा नहीं कर पाए इस वादे को। तो अब की बार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की आत्मनिर्भरता की बात की है, तो आप उनके इस बदलाव में इसे कैसे देखते हैं और उनके वादों को किस तरह देखते हैं? देखो, घोषणा पत्र पे तो विश्वास है नहीं। 2014 में भी जब ये घोषणा पत्र लेकर आए, उसमें था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज 10 साल हो गए, वो रिपोर्ट तो लागू हुई नहीं, लेकिन आम लोगों को बहकाने का जरूर काम कर रहे हैं। A2+FL वाला फार्मूला करके उसी को ही वो कह रहे हैं कि हमने रिकमेंडेशन जो थी वो सारी कर दी। वो A2+FL वाली थी, लेकिन देश को बहकाने का काम कर रहे। वहीं पर दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने किसान न्याय की बात करी है और उन्होंने MSP की लीगल गारंटी देने की भी बात करी है। तो आप उस गारंटी को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि किसके वादे ज़्यादा मजबूत हैं? दोनों ने किसानों के लिए वादे किए हैं, पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने। किसके वादे ज़्यादा मजबूत? इन्होंने तो देखो, कांग्रेस को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको तो पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, और इनको ये बेकार है। अभी ये घोषणा पत्र में वो चीज जाना ही नहीं चाहते कोई भी कि जिसको करनी पड़े फिर इनको। ये व्यापारियों का एक गैंग है, उस गैंग ने एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा करा। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो ये किसानों के काम भी करती और देश के और लोगों के काम भी करती। ये बीजेपी की सरकार नहीं है। ये बार बार इसीलिए कह रहे कि कभी नहीं आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार एक आदमी का नाम लिखते हैं, ये उसकी सरकार। तो ये पूंजीपतियों का गैंग है। उस गैंग ने इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा कर लिया और उसके माध्यम से सारे काम कर रहे हैं। इनका टारगेट है, जब प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि 2047 का नाम आता है, अब 2047 तक अगर यही स्पीड चलती रही, ये अपने मकसद में कामयाब हो गए तो देश की 70% जमीन बड़े उद्योगपति के पास में चली जाएगी। अगला टारगेट इनका जमीन का है। आप सर्वे करो, जमीन महंगी हो रही है, महंगी जमीन व्यापारी खरीद रहा, और जितने हाईवे की जमीन है सब जमीन ने खरीद ली। एक संघर्ष जमीनों के लिए भी होगा, बहुत बड़ा गोलमाल चल रहा। जैसे ये हाईवे जा रहा, ये जमीन है, यहां से 8 फीट की अंदर जो खेत की सड़कें हैं वो 8 फीट अंदर जा रही है खेत में। ये क्या करते हैं कि इस सड़क की जमीन यहाँ पे ली और यहाँ पे भी ली, एग्रीकल्चर में बैनामा करवाया और उसके दीवार खड़ी कर दी, पीछे के रास्ते रोक रहे हैं। भैया तो आप बैनामा उसमें करवाओ और पीछे जाने का आप कैसे रोक सकते हो? तो रास्ता रुक जाएगा तो पीछे की जमीन सस्ती मिलेगी। ये दिल्ली को तो नहीं पता ये चीजें।
लेकिन ये वहाँ पे हो रहा है और बहुत स्पीड से जमीन ने किसान की जा रही है और वो खेती नहीं करेंगे। बड़ा व्यापारी सब पैसा जमीनों में लगा रहा। आने वाले टाइम पे बड़ी खतरनाक पॉलिसी होने वाली है, देश की स्थिति खराब होगी, क्योंकि जैसे दो पार्ट में हम बैठे तो ये एक पार्ट चाइना का है, एक ये अमेरिका यूएसए का है, भारत इसके बीच में है। चाइना के कंपटीशन में एक इस तरह का देश चाहिए जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, वहां पे इंडस्ट्रीज लगे और वहां पे लेबर मिले। तो इस देश में ये देश लेबर कंट्री बनना है, जहां पे मार्केट भी मिलेगा और सस्ती लेबर भी मिलेगी। चाइना के कंपटीशन अगर करना है तो सस्ती लेबर चाहिए। आप पूरा इतिहास उठा लो पिछले 8-10 साल का, सब उसी चीज पे काम चल रहा, सस्ती लेबर कैसे बनेंगे। उनको अनाज दे रहे हैं, लोग अपने काम से वंचित हो जाए। महंगाई दिल्ली में उस जगह बहुत महंगाई बढ़ रही है, लोग गांव को वापसी जा रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज थी उसके जो लेबर एक्ट थे वो सारे संशोधन कर दिए। तो सस्ती लेबर इस देश में ही उनका टारगेट है। आप यूएसए में आप पढ़ लेना, वहां पर करीब 56 परिवार हैं। उनके लिए राष्ट्रपति या कोई मायने नहीं रखता, वहां की सरकार वही परिवार उनको बनाते हैं। लीगली सरकार चलाने के लिए उद्योगपति वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं। वही सिस्टम यहाँ पे होने वाला। राकेश जी, मेरा पहला जो सवाल था कि आप कांग्रेस की गारंटीज को कैसे देखते हैं, जो उन्होंने किसान न्याय की बात की है और लीगल गारंटी एमएसपी देने की बात की है। हमने कहा कि हम किसी को नहीं देखते, हम देश के किसान संगठन अगर मजबूत होगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, और किसान संगठन कमजोर होगा तो कुछ नहीं होगा। आज ये कि पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसानों का नाम लेना शुरू करा। आज जितने भी पॉलिटिकल आदमी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो वो ट्रैक्टर पर जा रहे हैं, तो कम से कम किसान का नाम लेना शुरू करा। अगर किसान संगठन कमजोर होगा तो फिर ये करेंगे भी कुछ नहीं। लेकिन कम से कम आज हर पॉलिटिकल आदमी किसान का, गांव का, गरीब का, आदिवासी का, नौजवान का नाम ले रहा है, चाहे वो करो ना, लेकिन नाम ले रहा है। राकेश जी, आपने जो बोला कि किसान का नाम लेना से उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों ने हमेशा आंदोलन किया है, कांग्रेस की सरकार में किया, भाजपा की सरकार किया, यूपी में देखें तो सपा बसपा सब उसमें। तो और आपकी बातों से लग रहा है कि जनता साथ नहीं दे रही है, किसान साथ नहीं था, तो क्या किसानों का मोह भंग हो गया हर पार्टी से आज के डेट में? हाँ, मोह भंग तो है, मोह भंग तो है। क्या करें इसके लिए? किसानों को ही कुछ करना पड़ेगा। भाई वोट देगा फिर हमारे पास बाजो, कहाँ जाओगे? आंदोलन में हमारे साथ रहो, पॉलिटिकल पार्टी में आप जाओ, वोट दे आओ। नोटा तो दबाना नहीं, क्योंकि जो नोटा दबाता है वो तो हताश हो जाता है। हताश होने की जरूरत नहीं, आंदोलन में जाइए, अपनी बात को। आपकी किसान यूनियन इस चुनाव में किसी पार्टी के लिए या इस चुनाव में किसानों को कोई राजनीतिक सलाह देगी, या किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी, या किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी? आपने सोचा अभी तक? हमने नहीं कहा, हमने कहा वोट दे अपनी मर्जी से, अपने अंतरात्मा की आवाज से वोट दे आना, जहां आपको ठीक लगे, जहां कैंडिडेट आपकी बात सुन सकता हो, जिसको आप कह सकते हो, जिसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। अपना जहां आपको ठीक है वहां अपना वोट दो, और वोट देकर फिर अपना आंदोलन में आ जाओ। टिकैत जी, अभी फिर से किसानों ने एक दिल्ली चलो का वो दिया था, कॉल दिया था, ये संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जो मेंबर्स हैं, और फिर से वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ था उनको रोकने के लिए, सब तरह के फोर्स यूज़ किए गए थे, एक किसान की मौत भी हुई। तो इन सारे घटनाक्रम पे और इस पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से इकट्ठा हम किसान संयुक्त मोर्चा इकट्ठा गया था, लेकिन वहां पर जाकर कुछ लोग अलग हुए। भारत सरकार की पूरी प्लान थी दूसरे आंदोलन को खड़ा करने की, उन्होंने ये आंदोलन खड़ा करा है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हमने उसी दिन कहा था कि ये आंदोलन इलेक्शन के बाद तक जाएगा। उन किसानों को नहीं पता, उनके बीच में कुछ आरएसएस के लोग किसान बन के वहां पर गए, उन्होंने लोगों को बहकाया
सरकार के कुछ मंत्री हैं, उनकी उनसे बातचीत हुई कि एसकेएम को कैसे तोड़ा जाएगा। तो एसकेएम को तोड़ा जाएगा, नया एसकेएम बना के उनसे सरकार बातचीत करेगी और एक सेकंड आंदोलन उसको कहा जाएगा। उससे उनको 3 फायदे होंगे। पहला होगा कि जो एसकेएम के लीडर है उनको दरकिनारा करा जाएगा और नया एसकेएम खड़ा करा जाएगा, उसमें नई लीडरशिप डेवलप करी जाएगी। मोर्चा पंजाब के बॉर्डर पर रहेगा, क्योंकि पंजाब में सरकार दूसरी पार्टी की है, वह पार्टी बदनाम होगी। सिख समाज को बदनाम करा जाएगा। पंजाब में रहेंगे, वे पंजाब में आंदोलन करेंगे तो वहां के लोग नाराज होंगे किसान आंदोलन से, वहां की सरकार बदनाम होगी, सिख समाज बदनाम होगा और किसान संगठन बदनाम होगा। तो ये पूरा सरकार का करा हुआ आंदोलन है। आपने भी उस आंदोलन को कोई उसको सपोर्ट नहीं करा। वो आंदोलन केवल पंजाब के किसानों तक रह गया और पंजाब वालों को तो वहीं रोक दिया गया, बॉर्डर पर ही। कह रहा कि दिल्ली किधर है, दिल्ली यहाँ है, आंदोलन यहाँ है। और ये पंजाब और हरियाणा दोनों का था। ये कहा कि एक वहां पर कमेटी हमने बनाई थी और हमारा पूरा प्रयास 2 साल से, जब से यहाँ से लोग वापसी गए, हमारा पूरा प्रयास था कि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहे और कोई कॉल दी जा तो वो इकट्ठी दी जा। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि जब सरकार किसी चीज को कहेंगे, सरकार के मंत्री किसी चीज को कहेंगे, तो लोगों को नया नेता बनने का शौक है। लेकिन किसानों के साथ में हुआ, संयुक्त मोर्चा उस मूवमेंट में नहीं है। हमने अपनी 14 मार्च की मीटिंग की थी दिल्ली में, आए थे हम 1 दिन के लिए, अपनी मीटिंग करी, अपना दे दिया। संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में काम कर रहा है। पर ऐसा तो नहीं आप सोचते कि अब जो आंदोलन जहां मजबूती से है वो केवल पंजाब ही रह गया? वो तो उनकी कमेटी बनी हुई है, उनकी कमेटी की भारत सरकार से बातचीत चल रही है और जब जब उन पर अत्याचार हुए तो संयुक्त मोर्चा ने अपने प्रोग्राम पूरे देश भर में उनके समर्थन में किए और वे आज भी बातचीत नहीं करना चाहते। आज की डेट में करीब 1 दर्जन बीकेयू के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है? और आपको लगता है कि ये एक वजह है कि जो एक डिसइंटीग्रेशन है, और आपको लगता है कि यूनिफाइड एक फ्रंट होना चाहिए बीकेयू? 37 किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के नाम से नोएडा में दर्ज है। इनके जो विधायक हैं वो भी उसके अध्यक्ष बन रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष विधायक तक बन रहे हैं। अभी और संगठन बनेंगे, अभी जातिगत नए किसान संगठन बनेंगे, अलग अलग फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनेंगे। भारत सरकार की प्रायोरिटी है, पूरा काम वो करेगी। अभी एक जिले में 30-30, 40-40 संगठन और बनेंगे जिससे लोग बट जाए। अभी और बनेंगे। ये षड्यंत्र कर रही है भारत सरकार। तो आपकी क्या रणनीति है? हमने भी संयुक्त मोर्चा बना दिया, जो हमारी विचारधारा से सहमत होगा वो संयुक्त मोर्चे में शामिल हो जाओ। 28 जनवरी 2021 की वो रात जब राकेश टिकैत जी के आंसू छलके थे जी, तो इस मंच पर आप बताना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे कि वो आंसू किस लिए निकले थे? कि आप हताश हो गए, अकेले पड़ गए, या कि आपको लग रहा था यूपी दिल्ली पुलिस का क्रैकडाउन होगा, या मूवमेंट गिर गया? ये पहला हिस्सा है। दूसरा, उसके बाद वो इतनी पावरफुल तस्वीरें थी कि रातों रात राकेश टिकैत को एक बाबा का दर्जा दे दिया गया, कल्ट बन गए आप, और जो लोग सोच रहे थे इस मूवमेंट में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, वो सारे जुड़ गए रातों रात। तो जो मूवमेंट थोड़ा सा ढीला पड़ रहा था वो एकदम गति ले गया, ऊर्जा आ गई, शक्ति आ गई। तो आप सोच रहे हैं कि आपने उसका पूरा मोमेंटम का फायदा उठाया, या कहीं मूवमेंट वो गिर गया, वैसे नहीं चल रहा जैसे चाह रहे थे आप? उस आंदोलन के पहले भी 40 लोग थे, सबकी अब अपनी ड्यूटियां थी, लेकिन सरकारों के प्लान खराब थे। दिल्ली पुलिस ने भी उसी तरह का काम करा। पूरे देश की जो पुलिस लग रही थी वो षड्यंत्र रच रही थी। वो भी 26 तारीख का भी षड्यंत्र था, 27 का भी षड्यंत्र था, 28 का भी षड्यंत्र था। हमको इन घटना का 1 महीने पहले पता था, और ये था कि इस आंदोलन में 1000 से और 1500 लोग जब इस मूवमेंट को हटा जाएगा तो मारे जाएंगे। तो हमने वही कहा था कि इस आंदोलन में हमारा शहीदी स्थल यही रहेगा। हमको पता था 1 महीना पहला।
और जिस तरह का प्रेशर बनाने का काम कर रहा था एक तिरंगा झंडे को लेकर, नेशनल फ्लैग को लेकर, हमने करीब पूरे उसमें 4 लाख से ज्यादा तिरंगे झंडे उस दिन हमारे हाथ में थे। वहां पे लाल किले पर ले जाया गया, जहां की परमिशन दी वहां पे बैरिकेडिंग लगाए और दिल्ली के रास्ते खोले। गांव के लोगों को क्या पता। और लाल किले पे कहां से पार्लियामेंट थी? लाल किले पे अगर किसानों को जाना होता तो पार्लियामेंट में जाता। रास्ते दिए गए, हमने जहां को रास्ता मांग गया समझौते और वो रास्ता फिर दिया ही नहीं, दिल्ली का रास्ता दे दिया। हमने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर से आप बीच की जो 9 नंबर हाईवे है आप उसको खोलकर वहां से यू टर्न हो जाएंगे हम जो अक्षरधाम से, और 24 नंबर हाईवे पे हमारे प्रेस के लोग और हमारे दूसरे लोग रहेंगे। हमारे जो ट्रैक्टर है 9 नंबर हाईवे से वापसी घूम जाएंगे उसके नीचे से 24 नंबर से। 24 नंबर का यू टर्न था वहां पे, बीच में हमारे प्रेस के लोग रह जाएंगे और बाहर की साइड रह जाएंगे। लेकिन दिया कौन सा? दिया 9 नंबर हाईवे जो गाजीपुर से चढ़कर सीधा अंदर आता है, निजामुद्दीन स्टेशन के पास में जो खुलता है वहां पे, उस पर दिया कि अंदर चले जाओ। और फिर प्रचार करा, पुलिस के लोग सील में थे, प्रचार करा कि लाल किले पे जाओ, लाल किले पे। लाल किला हमारा जाने का था ही नहीं मकसद। और वहां झंडे को बदनाम करा गया। इनको लगाव नहीं है ना इस तिरंगे से लगाव इनको। इन्होंने तो विधानसभा पे उस पे और नागपुर में भी अपने झंडे फहराए, इन्होंने तिरंगा फहराया ही नहीं कभी। तो षड्यंत्र था इनका। इन्होंने पानी बंद करा, वो काट दिया, ये कर दिया। तो हमने भी आह्वान कर दिया क्योंकि 148 लोग थे वहां पे। हमने कहा था कि स्थान तो छोड़ेंगे नहीं, हम अगर शहीद होंगे तो यही होंगे। हमने तो गांव से पानी का आह्वान किया था। ये तो षड्यंत्र है, पग पग पे, हर पांव पे ये षड्यंत्र रच रहे, अभी भी रच रहे। राकेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य चुनावों में मिले जुले नतीजे सामने आए। बीजेपी शामली में 3 सीटें हारी, मेरठ में 7 में से 4 सीटें हारी और मुजफ्फरनगर में 6 में से 4 सीटें हारी। वहीं आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में जीत दर्ज की थी। क्या आपको लगता है इसमें किसान आंदोलन या किसानों का कोई अहम भूमिका रही है? रही। जिन कैंडिडेटों को चुनाव लड़ना है, ये हमने जिस दिन वोटिंग थी उससे 15 दिन पहले कहा था। जिन कैंडिडेटों को चुनाव लड़ना है, अपनी गिनती पे एक विधानसभा में 100 ट्रैक्टर 1000 आदमी गिनती से पहले 24 घंटे पहले वहां पे खड़ा कर लेना तो चुनाव जीतोगे। और जिसके पास में 1000 आदमी नहीं है गिनती पे, वो चुनाव हारेगा। ये 60, 65, 80 सीटों से ज्यादा नहीं जीतते ये। फिर तो डीएम ने इनको 3-3 सीटें भी जीता एक जिले में। अब तो हमें पेरिस में और लंदन की सड़कों पे भी ट्रैक्टर नजर आए, और वहाँ पे जैसा यहाँ पे जिस तरह से फोर्स का इस्तेमाल किया गया था वो भी नहीं था। तो कभी ऐसा जब आप देखते हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, कोई कंपैरिजन होता है? और क्या सरकार का रवैया रहा आपकी तरफ यहाँ और क्या उन देशों में है, उसके बारे में सोचते हैं? हमारा संगठन है ना वहाँ पे सब जगह। हमारा संगठन करीब 72 देशों में डायरेक्ट काम करता है और 152 कंट्री में जो वहाँ के संगठन है उनसे मिलजुल कर हम काम करते हैं। तो सब हमारे संगठन के लोग हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय एकता है किसानों की। किसानों में हमारा ला विया कैंपेसिना एक इंटरनेशनल किसान संगठन है। भारत में हम भी उसके मेंबर हैं। हमारे संगठन के लोग हैं। हम 24 देशों में गए अब तक किसान संगठन के उसमें। लेकिन सोचने वाली बात है कि वहाँ पर जब ट्रैक्टर के मार्च निकलते हैं तो उन पे लाठीचार्ज, टीयर गैस, वाटर कैनन नहीं होते। यहाँ होते हैं तो कुछ आपको लगता है कि ऐसे ही नहीं? हमारे वाले यही इतना लाठीचार्ज ना हो और वो आटू गैस के गोज में चले तो हमारे वालों में गर्माहट नहीं आता। इनसे कोई डरते हैं क्या? जो टिकैत जो नाम जो है वो पर्यायवाची बन गया है किसानों के आंदोलन को लेकर। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो आने वाली नस्लें वो भी इसी में किसान आंदोलन में ही रहेंगी कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद? हमने तो पहले ही कहा कि जिसको टिकैत परिवार में जन्म लेगा कोई आने वाली पीढ़ी, कोई भी लेगा,
तो आंदोलन करना पड़ेगा, सोच समझ के लेना जन्म। ये आज का नहीं है कि टिकैत साहब के टाइम से है, बड़े टिकैत साहब के लिए 88 से शुरू हुआ। ये तो 1200 साल पहले हिस्ट्री है, 1200 साल से चला हुआ आ रहा है ये तो चलता रहेगा। जो चीज 1200 साल से चल रही है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। ये पोते पोतियों को बोट क्लब की कहानी सुनाते हैं आप लोग? ये तो सब सीख, आजकल तो सब ट्रेंड हो रहे हैं सब पता रहता है। जब जन्म इसी माहौल में रहेगा सब सीख जाते हैं। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब, आपका भी सबका धन्यवाद।